फिर आखिर में इंसाफ ऐसा मिलता है कि कातिल दंदनाते हुए और विक्ट्री का निशान दिखाते हुए अदालतों से बाहर निकलते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कानून इस 3 बंदूक के कातिल को पूरे 2 माह भी जेल में नहीं रख पाता, क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एक्सीडेंट के वक्त नताशा आइस के नशे में थी कि वो उससे इस्लामिक लॉ के मुताबिक सजाए मौत भी दिलवा सकते हैं। फ्रांस के रेटर का एक फेमस कोट है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जहां से बड़ी मक्खियां आसानी से गुजर जाती हैं और छोटी मक्खियां पकड़ी जाती हैं। और ये कोट पाकिस्तान के हालात पे बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून भी हमेशा गरीब को पकड़ता है, जबकि अमीर इस कानून को अपने घर की लौंडी समझता है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हजारों केसेस आपको मिलेंगे जिसमें जान भी गरीब की जाती है और फिर अदालतों से इंसाफ लेने के चक्कर में उसके घर वालों की सारी जमा पूंजी भी जाती है। फिर आखिर में इंसाफ ऐसा मिलता है कि कातिल दंदनाते हुए और विक्ट्री का निशान दिखाते हुए अदालतों से बाहर निकलते हैं। ये दरअसल विक्ट्री का निशान नहीं होता, बल्कि उन गरीबों के मुंह पे एक और तमाचा होता है कि इंसाफ लेना है, ये लो इंसाफ। पिछले कुछ सालों की चंद मिसालें मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। 27 जनवरी 2011 को एक अमेरिकी शहरी रेमंड डेविस दिन दिहाड़े लाहौर के करतबा चौक पे 2 नौजवानों को गोलियों से भून देता है और तीसरे को अपनी गाड़ी से कुचल देता है। लेकिन पाकिस्तान का कानून इस 3 बंदूक के कातिल को पूरे 2 माह भी जेल में नहीं रख पाता और रेमंड डेविस 16 मार्च 2011 को अदालत से बरी होकर अमेरिका चला जाता है। 25 दिसंबर 2012 को कराची के इलाके डिफेंस में मामूली तल्ख कलामी पर शाहरुख जतोई और उसके दोस्त शाहजेब खान नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। शुरू में तो ये कातिल गिरफ्तार तक नहीं होते, बाद में फिर मीडिया के प्रेशर की वजह से उनकी गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन क्योंकि उन कातलों का ताल्लुक बासर खानदान से था तो कुछ अर्सा मुख्तलिफ अदालतों में केस चलने के बाद 2022 में ये कातिल सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते हैं। 20 जून 2017 को कोयटा में XMPA मजीद अचकज़ई अपनी लैंड क्रूजर से एक ट्रैफिक वार्डन को कुचल देता है। क्लियर CCTV वीडियो होने के बावजूद भी अदालत एविडेंस न मिलने की बुनियाद पर उसे 2020 में बरी कर देती है। हैरानी की बात यह है कि ये एविडेंस भी हमेशा अमीर के क्राइम का नहीं मिलता। ऐसा कभी नहीं सुनेंगे आपके कभी किसी गरीब ने कोई क्राइम किया और उसका एविडेंस ना मिला हो। इसी तरह का एक एक्सीडेंट अभी कुछ दिन पहले 19 अगस्त को कराची के कारसाज रोड पे हुआ। ये एक छोटा सा सर्विस रोड था जिसपे पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के मुताबिक एक गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर/आवर तक होनी चाहिए, लेकिन इसी रोड पे नताशा नाम की एक लेडी व्हाइट कलर की लैंड क्रूजर पे 90 से 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड के साथ ड्राइव कर रही होती है। इस वाक़े की पहली CCTV वीडियो में अगर देखें तो उसमें ये लैंड क्रूजर एक व्हाइट कलर की गाड़ी के सामने चंद सेकंड के लिए रुकती है और फिर फौरन ही थोड़ा सा टर्न लेके सामने वाली गाड़ी के रेयर गेट को टच करती है और उस गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़े 2 बाइक वालों को गिराती हुई स्पीड के साथ निकल जाती है। फिर आगे दूसरी वीडियो में देखा जा सकता है कि उसी रोड पे एक ग्रे कलर की होंडा सिटी जा रही है और उसके पीछे एक बाइक जा रही है जिसपे 2 लोग सवार हैं, जिनमें से एक 60 साल के इमरान आरिफ थे और उनके साथ उनकी 23 साल की बेटी आमना आरिफ थी। उस बाइक के गुजरने के चंद सेकंड बाद वही लैंड क्रूजर तकरीबन 100 किलोमीटर की स्पीड के साथ गुजरती है और उसी स्पीड के साथ बगैर कोई ब्रेक लगाए उस बाप बेटी की बाइक को टक्कर मारती है और फिर आगे जाके होंडा सिटी से टकराती है। ये लैंड क्रूजर इतनी जोर से टकराती है कि बाइक पे सवार दोनों बाप बेटी मौके पे जहां भाग हो जाते हैं और टकराने के बाद होंडा सिटी बिल्कुल तबाह हो जाती है और खुद लैंड क्रूजर भी उलट जाती है। उसके बाद हादसे की जगह काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं। जहां भाग होने वालों के अलावा 5 लोग इंजर्ड भी हुए थे जिन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस लैंड क्रूजर से नताशा को भी बाहर निकाला जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। पहले तो नताशा वहां से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन लोग इसके इर्द गिर्द काफी इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस और रेंजर भी आ जाती है तो वो फरार नहीं हो पाती। फिर बजाय इसके कि उसे गलती का कोई एहसास होता या उसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी होती, उल्टा वो लोगों को ही धमकाना शुरू हो जाती है कि मुझे जाने दो वरना आप लोग मेरे बाबा को नहीं जानते। इतने में उसकी बहन और पर्सनल गार्ड भी उस जगह पहुंच जाते हैं और वो पुलिस की मदद से नताशा को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग उस वक्त शदीद गुस्से में थे। एक तो बहुत से लोगों ने ये सारा एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा था और दूसरा उन बाप बेटी की डेड बॉडीज अभी तक रोड पे पड़ी हुई थी और लोग बार बार पुलिस को यही कह रहे थे कि पहले इन डेड बॉडीज को उनके वरसा के हवाले करो। अगर नताशा की बहन और उसके गार्ड यहाँ पहुंच सकते हैं तो फिर मरने वालों के वरसा क्यों नहीं। लिहाजा पहले इन डेड बॉडीज की फैमिली जहाँ आएंगी वो ये सारी सिचुएशन देखेंगे, फिर नताशा को जाने देंगे। उसके बाद जहां भाग होने वाले इमरान आरिफ और आमना आरिफ की फैमिली को इतला दी जाती है और नताशा दानिश को वहां से बहादुराबाद पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जो कि उस हादसे वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे था। पुलिस स्टेशन में फिर मालूम होता है कि नताशा एक बासर फैमिली से ताल्लुक रखती है। गुल अहमद ग्रुप के CEO दानिश इकबाल की बीवी है और नताशा खुद भी 2 एसोसिएट कंपनीज की CEO है और 7 कंपनीज की डायरेक्टर है। और दूसरी तरफ इमरान आरिफ और आमना आरिफ की फैमिली से मालूम होता है कि आमना आरिफ ने कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया था और अब वो सिस्टम लिमिटेड नामी एक IT कंपनी में जॉब करती थी, जहां से उसके वालिद उसे पिक करके अपने घर जो कि एरिया गुलजार हिजरी स्कीम 33 में है वहां ले जा रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद इमरान आरिफ के भाई इम्तियाज आरिफ की मुदायत में बहादुराबाद पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की जाती है और इस FIR में ये जानते हुए भी कि नताशा के पास पाकिस्तान का ड्राइविंग
लाइसेंस तक नहीं था, क्योंकि वो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर रही थी, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 6 महीनों तक वैलिड होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। और नताशा के पास वही एक्सपायर्ड लाइसेंस था। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी जानबूझ के एफआईआर में बेलेबल सेक्शन 320 ऐड किया जाता है, ताकि जल्द से जल्द ही नताशा को बेल पे रिहा करवा लिया जाए। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 320 ये कहता है, अगर कोई शख्स रैश या फिर नेग्लेक्ट ड्राइविंग करता है और उसकी इस रैश ड्राइविंग से किसी की जान चली जाती है, तो उस ड्राइवर को सेक्शन 320 के तहत जान बहक होने वाले शख्स की फैमिली को ब्लड मनी यानी कि दियत की रकम देनी होगी, और उसके साथ मैक्सिमम 10 साल कैद की सजा भी हो सकती है। ये कैद की सजा उस केस के जज पे डिपेंड करती है कि जज उस सिनेरियो को देखते हुए कितनी सजा देता है। दियत का इस्लाम में कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि अगर कोई शख्स अनइंटेंशनली किसी की जान लेता है, यानी कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके किसी एक्ट या फिर उसकी किसी गलती की वजह से अगले की जान चली जाती है, तो फिर मरने वाले की फैमिली को ये हक हासिल होगा कि वो उस मारने वाले को माफ भी कर सकते हैं या फिर उससे कंपनसेशन के तौर पर दियत यानी कि ब्लड मनी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझ के किसी का कत्ल करता है, तो मकतूल की फैमिली के पास माफ करने या दियत लेने के अलावा एक और ऑप्शन भी होगा कि वो उससे इस्लामिक लॉ के मुताबिक सजाए मौत भी दिलवा सकते हैं। इस्लाम में दियत की जो अमाउंट है वो 100 ऊँटों के बराबर है, और 100 ऊँटों की वैल्यू उस वक्त 4.2 kg गोल्ड या फिर 29 से 35 kg सिल्वर के बराबर होती थी। इसी वजह से पाकिस्तान के कानून में दियत की कम से कम अमाउंट 30 किलो 630 ग्राम सिल्वर की वैल्यू के बराबर सेट की गई है। और हर साल फेडरल गवर्नमेंट 1 जुलाई को सिल्वर के रेट के हिसाब से डिसाइड करती है कि इस साल दियत की वैल्यू क्या होगी। और फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 के लिए दियत की कम से कम अमाउंट 68,50,000 रुपयों के करीब बनती है। और ये अमाउंट कम से कम है, अगर तो कातिल की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो उसे इससे ज्यादा देनी पड़ेगी। यूं फिर नताशा की एफआईआर में सेक्शन 320 के अलावा सेक्शन 279, 337G और सेक्शन 427 भी ऐड किया जाता है, और ये सारे के सारे सेक्शंस बेलेबल थे। लेकिन जब ये मामला नेशनल आउटरीच बना, मीडिया ने काफी ज्यादा हाईलाइट किया और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सवालात उठने शुरू हुए, तो उसके बाद पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की बेस पे एक और सेक्शन 322 भी ऐड करना पड़ा, जिसके तहत दियत की रकम के साथ साथ 10 से 18 साल कैद की सजा भी हो सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सेक्शन 322 नॉन अवेलेबल है, यानी कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक मुलजिमा का रिहा होना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज जब नताशा की फैमिली ने देखी कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अब बचना मुश्किल है, और दूसरा जब एक्सीडेंट के टाइम की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुई, जिसमें क्लियर देखा जा सकता था कि नताशा ने कोई नशा कर रखा है, तो उसके बाद उसकी फैमिली ने और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि उसने कोई नशा नहीं कर रखा था, बल्कि वो एक मेंटली इल पेशेंट है जो कि पिछले 5 साल से इस चीज की मेडिसिन भी ले रही थी। लिहाजा जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ उस टाइम वो अपने सेंसेस में नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। नताशा की फैमिली और उसके लायर की पूरी कोशिश थी कि उसे किसी तरह मेंटली इल शो करके अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करवा दिया जाए। इसका 5 साल से आखान हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा है कि शी इज सफरिंग अ सीवियर साइकोसिस। क्योंकि अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाती तो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 84 के तहत उसकी कोई सजा ही नहीं बनती थी और वो बिल्कुल बरी हो जाती। लेकिन 28 अगस्त को जब नताशा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है, उससे मेंटल इलनेस वाले प्रोपेगेंडा पे पानी फिर जाता है, क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एक्सीडेंट के वक्त नताशा आइस के नशे में थी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाएगी, या फिर ये भी पुराने केसेस की तरह कुछ अरसे बाद विक्ट्री का निशान दिखाती हुई अदालत से बाहर आएगी। अगर इस तरह के लोगों को सजा ना दी गई तो ये ऐसे ही नशे करके रोड पे निकलेंगे और किसी गरीब की जान लेने के बाद मेंटल इलनेस का बहाना करेंगे, और अगर इससे भी काम न बना तो उस गरीब की फैमिली को जोर जबरदस्ती दियत का 60-70 लाख दे के अपनी जान छुड़वा लेंगे।